किया जाए मेरे 15 मिनट कुछ मेरे मन में उमड़ते घुमड़ते बिना इसके भी सब सुन पाएंगे। मुझे पूरा यकीन है सुन पा रहे ना अभी सब आप। बिल्कुल। दोष किसका, इस पर थोड़ा सा मैं चर्चा शुरू करूंगा। और राजकुमार जी का एक सवाल जो थोड़ा वाजिब भी लग रहा था, थोड़ा सा लीक से हटकर भी हमको लगने लगा कि पुरुष को पुरुषवाद से नहीं होगा तो किससे, तब किस ये से पैदा होंगे, कैसे कंडीशनिंग किया जाएगा। दोष पुरुषवाद से नहीं है, या दोष जो है या किसी ये का लड़ाई पुरुषवाद से नहीं है, पुरुषवादी मानसिकता से। अगर आप पुरुषवाद के रूप में पल रहे हैं, इसमें आपका कोई दोष का कोई बात, बल्कि ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन अगर चीजों को इस तरह से बात करे कि मैं घर का या घर के बाहर का ये काम नहीं करूंगा क्योंकि ये काम मेरे लायक है ही नहीं, कैसे ना, मुझे बचपन से ये बताया गया है कि ये काम मेरा है ही नहीं। तो अगर घर के अंदर फिर कोट करके कहूंगा कि डबल मेहनत या डबल परिश्रम, या अभी कोई मैडम कह रही थी बैलों की तरह पुनः जुट जाना पड़ता है, तो बैलों की तरह अगर जुट जाने जैसी परिश्रम है तो बैल सबको बनना पड़े। कोई भी कार्य जो है तब तक किसी के लिए एक छत्र नहीं हो सकता है जब तक कि वो शारीरिक दृष्टि से पृथक ना किया जाए। यही एकमात्र पृथक है जहां स्त्री और पुरुष को पृथक होना पड़ेगा। आगे तो देह भाषा पर भी बातचीत हो चुका है, उस पर मैं आज जाऊंगा नहीं, लेकिन सोच इतना होना चाहिए जिस समानता के लिए हम लोग देख रहे हैं उस पर आने से पहले कर्म को पृथक करके ना देखा जाए। आता हूं जिस विषय के लिए आज मुझे आपके समक्ष आमंत्रण निमंत्रण या मौका दिया गया है, साहित्य, समाज और दलित पर। तो दूसरा ज्वलंत मुद्दा लेके आया हूं। ज्वलंत इसलिए कि फिर से वही हाशिए के समाज पर ही जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं या इस पर बात होगी कि क्या क्या दलितों के साथ अन्याय या फिर उन पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन लीक से फिर हटकर अत्याचार और ये हो रहे हैं, ये तो लगभग एक बधी बधाई परिपाटी सी बन गई है कि उस पर बातचीत करे और संवेदना को ग्रहण करे। ये कतई दलित, कम से कम दलित आलोचना का मूल आधार नहीं हो सकता है। तो कुछ किस प्रकार के आधार निर्मित करने होंगे उस पर भी थोड़ा सा संकेत भर कर सकता हूं, क्योंकि 15 मिनट रूपी ये खड़ग जो है गर्दन पर पहले ही रख दिया गया है। इसलिए दो भागों में मेरे वक्तव्य को थोड़ा सा देखे समझे। बाकी विस्तार देने के लिए प्रश्नोत्तरी, और राजकुमार जी जिस तरह से देख रहे हैं मुझे लगता है कि प्रश्न जन्म लेने शुरू हो चुके होंगे। सादर आमंत्रण है, 3 दिन तक मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। साहित्य और समाज पर बात करते हुए सबसे मुझे परेशानी होती है जब दर्पण रूपी शब्द मेरे सामने आते हैं कि समाज का दर्पण होता है साहित्य। थोड़ा परेशानी इसलिए है कि दर्पण जो कार्य करता है, क्या साहित्य वास्तव में वही कार्य करता है, या साहित्य दर्पण में अगर कुछ धूल दिखाए चेहरे पर है तो उसको परिष्कृत या साफ करने का भी आलोचनात्मक परिष्करात्मक कार्य करता है। मुझे लगता है साहित्य समाज का आलोचना करता है या उसको परिष्कृत करने का कार्य भी करता है। इस रूप में अगर देखे तो कहीं ना कहीं साहित्य को जीवंतता, जीवटता और साथ ही प्रगतिमय दृष्टि दे सकते हैं। साहित्य के माध्यम से जीवन दृष्टि और कलाओं भाषाओं का संरक्षण भी होता चलता है। यही कारण है
कि जिस भाषा का साहित्य इनरिच सबसे ज्यादा समृद्धि है, उस भाषा को उतने ही जो है साहित्य या बोलने वाले लोग ज्यादा मिल जाते हैं। उल्टा तरफ देख लीजिए, जिस भाषा का साहित्य नहीं है, नगण्य है, उस भाषा को बोलने वालों के लोग भी धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं। कुछ भाषा तो भारतीय जैसे विलुप्त हो गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर साहित्य को संरक्षण करने की ओर भी हमें सोचना होगा। ऐसी परिस्थिति में जब ज्यादातर हमलावर साहित्य पर ही करने पर तुले हुए हैं, हमें पता है अधिकतर लोग हमें यहाँ देख रहे हैं, दिख रहे हैं, बौद्धिक लोग ही हैं। जितना अनुदान सरकार वैज्ञानिक विषयों पर कर रहे हैं, उतने का आधा भी साहित्य पर कर रहे हैं कि नहीं, जरा इस पर देखिए, सोचिए। तो हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? किसी भी समाज का उत्थान या पतन वहां की साहित्यिक गति या दुर्गति ही पैदा या तय करती है। प्लेटो से लेकर अरस्तु तक की यात्रा दरअसल साहित्यिक दुर्गति से गति तक की यात्रा ही तो है। तो साहित्यिक गति को गतिमय बनाने के लिए हमें उस ओर भी सोचना पड़ेगा। साहित्य में भाषिक संस्कार परिष्कार भी होते चलते हैं। संसार में किसी भी संस्कृति की जानकारी अगर हमें लेना हो तो वहां के साहित्य की पहले जानकारी लेनी होती है। यानी विस्तृत रूप से किसी भी समाज और वहां के संस्कार का जो परिदृश्य है, उसकी जानकारी भी हमको साहित्य से ही प्रदान करता है। अब आता है साहित्य और समाज। शाब्दिक रूप में थोड़ा सा अब दृष्टिपात किया जाए कि कार्य क्या है। समाज यानी मनुष्य का जमावड़ा जहां बन जाए, वही सामाजिक निर्माण या उसकी निर्माण की पद्धति पर हम लोग सोच लेते हैं। साहित्य स और हित करने वाले यानी सामाजिक हित की बात करने वाली वस्तु या लिखी जहां जाती है, वही साहित्य है। अब सोचने वाली बात यह है कि वर्तमान साहित्य क्या ऐसा ही है कि हम समाज के हित की ओर या हित की बातें ही लिख पा रहे हैं, या समाज को तोड़ने की बातें लिख रहे हैं? जहां जहां समाज में अलग अलग समाज निकल आ रहे हैं, लोग कहते हैं कास्ट अंडर सब कास्ट, समाज के अंदर समाज, समाज के अंदर समाज। तो कहीं ना कहीं ये साहित्य की बात नहीं है, साहित्य की बात नहीं है। इस और भी देखना होगा तो साहित्य हम किस दिशा में ले जा रहे हैं। साहित्य का सबसे बड़ा कार्य समाज का मूल्यांकन करना होता है। साहित्य विचारों का वाहक भी होता है। इसीलिए कहीं कहीं सरकार बदलने के साथ साथ देखिएगा सिलेबस भी अब धीरे धीरे बदलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अपने विचारों को अगर कोई थोपना चाहे तो सबसे बड़ा जरिया या हमला हो जाता है साहित्य पर। कितने ही बार हम लोग जल्दी जल्दी नए नए सिलेबसों से संपर्क में आ जाते हैं। यही नहीं, देखिए सिलेबस में जो पहले पढ़ाते थे अब शायद उसके उल्टे पढ़ाने पड़ जाए। इतिहास विकृत हो जाते हैं, क्षेत्र विकृत हो जाते हैं। इस बात पर चर्चा शुरू हो जाती है अकबर को इलाहाबादी कहें या प्रयागराजी कहें। तो ये सारे जो है विकृत को जन्म देने वाले भी हम हैं। साहित्य और समाज क्या है? अगर साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में भी समझना चाहे तो मुझे एक कृति याद आती है, झूठा सच। झूठा सच के पहले पन्ने के कुछ पंक्तियों को याद करें। सच को कल्पना से रंगकर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूं जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सत्य के प्रति अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता है। हम वो जनता है
जो जानते हैं झूठ से ठगे जाते हैं, लेकिन फिर भी सत्य के प्रति अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ते। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब दूसरा मुद्दा समाज साहित्य से हटकर या आगे बढ़कर उसमें दलित का क्या स्थान है, कब आया, कैसे आया और आज किन परिस्थितियों में हमारे समक्ष है, उस पर बातचीत करेंगे। थोड़ी परेशानी यहां भी है, जब ये डिस्कोर्स पर बात कर, हाँ डिस्कोर्स नया है क्योंकि इसको दलित साहित्य नामकरण हम लोग जरूर नए दिए हैं, लेकिन बातचीत बहुत पहले से ही चालू है, जारी है। तो दलित पर शब्द पर अगर बयान दे, सीधा मतलब पीड़ित, शोषित या दबाया हुआ। दलित शब्द भी दलन से ही आया है, यानी जिन परिस्थिति या कुछ ये पर दबाया हुआ कुछ लोग हैं उनको दलित कहें। दलित साहित्य से तात्पर्य दलित जीवन और उनकी समस्याओं पर लेखन को केंद्र में रखकर उसे एक साहित्यिक आंदोलन का रूप देने से है। निश्चित रूप में कहा जाता है इसका सूत्रपात या शुरुआत दलित पैंथर से किया जा सकता है, लेकिन यहां भी मुझे परेशानी है। अगर दलित पैंथर से शुरुआत माने तो कबीर का साहित्य में कबीर ने क्या किया, कुल काम क्या घास फूलने का कहा नहीं। तो इसलिए अगर हमें पिछले ये में जाना हो तो कहीं ना कहीं इसका आंदोलन का प्रस्फुटन मध्यकाल में भी देखने को मिलता है, बल्कि और ज्यादा सशक्त रूप में देखने को मिलता है। अब कुछ हिंदू समाज से जुड़ी बातें। हिंदू समाज के सबसे निचले पायदान पर दलित होने के कारण न्याय, शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया। था नहीं कह पा रहा हूं, अभी रखा गया है ही कहना पड़ रहा। मौलिक अधिकार से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग सब शिक्षक, बौद्धिक लोग यहाँ है तो समझिए। यानी वही मौलिक अधिकार है जिसको मिनिमम कम से कम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इतना तो मिले, और ये वो वर्ग है कि उन मौलिक अधिकारों से भी वंचित अभी भी हैं। वस्तुतः दलित साहित्य में दलितों की यथार्थ स्थिति को, उनकी सीमाओं और संभावनाओं को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में चित्रित करने का एक प्रयास होना चाहिए। हाँ पता है सर, थोड़ा सा ही मेरे पास भी है और खत्म हो जाएंगे। दलित साहित्य का पारंपरिक परंपराओं से नकार का साहित्य, समस्या या कठोर, ये यहां से शुरू है। ये सामाजिक संघर्ष आगे साहित्यिक प्रतिबिंब में साहित्य के जरिए अब देखने लगे। वर्ण व्यवस्था, जातिगत भेदभाव से इसका सीधा विरोध है। डॉक्टर गंगाधर पांडवने का मैं ये पढ़ रहा था, जरा देखिए वो क्या कहते हैं। दलित कोई शब्द को व्याख्यायित करते हुए वो कहते हैं दलित कोई जाति नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन और क्रांति का प्रतीक है। संवेदना में बह गए। कहने के लिए, जोश के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगा जब मैंने पढ़ा, लेकिन तथ्य से इसकी जो तुलना या अगर इसको थोड़ा मांझने जाए तो कहीं ना कहीं फिर वही है कि संवेदना में है। यही कार्य ज्यादातर लेखकों की हो जाती है कि अतिरेक में भी बह जाते हैं। यही कारण है कि दलित साहित्य आज भी अपने चरम आंदोलन के शिखर तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? जब वो कहते हैं दलित कोई जाति नहीं है, दरअसल दलित एक जातियों का समूह को ही सूचित किया जाता है। ये कोई क्रांति का प्रतीक कहते हैं। जब दलित के अतिरेक, इसके विरोध हो रहे हैं, क्रांति वहां जन्मी। धर्मशास्त्र, परंपरा, माफ कीजिएगा लेकिन ये सारी बातें मुझे शोषण के टूल्स लगते हैं। ये तब और खतरनाक हो जाते हैं जब अपने आप को श्रेष्ठ मानने
या मनवाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इसको आप स्त्री संघर्ष के रूप में भी जोड़कर देख सकते हैं। अब प्रश्न आता है, इतने जुझारू होने के बाद भी फिर आगे क्या हुआ? निश्चित रूप से इसके लिए थोड़ा सा मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को भी याद करूंगा। हाल ही में उनका बड़ा चर्चा है और दलित साहित्य में उनका अच्छा लेखनी चल भी रहा है। फिर वही संवेदना, तो क्या हमें संवेदना चाहिए या दलितों के लिए संवेदना? थोड़ा इस पर भी समझेंगे। अधिकार और संवेदना में फर्क तो होता ही है। दूसरा नाम अभी मैं लूंगा हीरा डोम का भी। हीरा डोम का नाम भी बड़ा चर्चित रहा है और नेता के रूप में थोड़ा सा दो फाड़ है इधर भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और के.आर. नारायण के बीच कि प्रथम नेता कौन है। इस मुद्दे पर भी नहीं जाऊंगा, दोनों ही बड़े नेता थे, लेकिन सूत्रपात जरूर मैं मानूंगा कि इस आंदोलन का रूप देने में दोनों का बराबर ही सहयोग या भूमिका रही। आज जिस स्थिति में दलित साहित्य है, निश्चित रूप में अगर भावना के अतिरेक में ना बहे तो ज्यादा क्रांतिकारी, ज्यादा अपने आप को प्रस्तुतिकरण में सहयोग कर सकते हैं। आप सबने चुपचाप इतना देर तक मुझे सुना, आप सबके धैर्य को सलाम, धन्यवाद आप सभी को। प्रश्न किसी का हो तो निश्चित रूप से प्रश्न आमंत्रित रहेगी। हाँ पूजा जी। सर मेरा एक प्रश्न है कि कई प्रश्न कर सकते हैं सर, एक ही क्योंकि समय की कमी है। दलितों की स्थिति दिन पर दिन सुधरती जा रही है, वो इग्नोर करते हैं और अपने को ये मतलब वही उच्च श्रृंखला वाली बात हो जाती है। तो इसका समाधान क्या होगा? क्योंकि दोनों ही दलित है और दोनों ही अपने में मतलब कि अधिकारों को लेकर के बहुत वंचित रह जाते हैं, या जो जानते भी हैं वो भी उसको वंचित कर देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। इस पे क्या करना चाहिए? कुछ कठोर शब्द में और दो टूक अगर बोलना चाहे, बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि कुछ दलितों की स्थिति सुधर रही है, तो बेवकूफ इसलिए कि जिनकी स्थिति सुधरी हुई थी वे और सुदृढ़ हो रहे हैं। जिन दलितों में भी अभी 2-3 कैटेगरीज हैं जो ऊपर आ गए हैं। आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि मुख्य धारा, और सरकारी ये में भी लिखा गया है कि मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये तमाम, मैं तो हथकंडे कहूंगा, ये चीज किया जा रहा है। तो समाज में ये मान लिया गया कि कम से कम एकाधिक धारा प्रवाहित है। अगर एक मुख्य धारा है जिसको कि आप कह रहे हैं, उसकी ओर जाने की लालसा दिया जा रहा है कि ये लो और उधर तक जाओगे, इस पार पर ये मधु है, ना जाने उस पार क्या, यानी उसको रहस्यमय बना दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे कुछ अच्छे काम करो तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या है ना? आपके लिए हूर, हमारे लिए अप्सरा। बहरहाल लौटते हैं फिर उसी प्रश्न पर। बेवकूफ बना रहे हैं कि मुख्य धारा को अगर उस रूप में देखें तो कुछ मान नहीं रहे हैं मुख्य धारा है तो गौण धारा भी है। तो गौण धारा में ऐसी क्या क्या चीजें हैं, इस पर बात कौन किया है, किसने किया है, कहाँ किया है? बल्कि मुख्य धारा में सम्मिलित होने की होड़ सी लग गई है। अब जो लोग पहले से मुख्य धारा में है वो चाहेंगे कि हमारे धारा को जो है प्रवाह में कुछ रोड़े आए, गतिरोध हो। इसलिए मैंने कहा ये एक बेवकूफी है। हाँ, जितने भी हथकंडे हैं, अगर उस हथकंडों को पहचाना जाए, उसको पहचान कर उसके विरुद्ध या फिर उसको सुधार करके आगे बढ़ा जाए, तो कहीं ना कहीं स्थिति मजबूत होगी। फिर से मैं कह दूं, जब मैं कह रहा हूं कि स्थिति आपने कहा सुदृढ़ हुई है, सरकारी आंकड़े भी ये जरूर बताएंगे। सरकार के लिए सरकारी आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है ना बताने के लिए, वही रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन जो दलित वस्तुतः अभी भी गांवों में अपने जमीन से
अपने कर्मधार होने के कारण एकदम हाशिए पर है, जो अपने गांव में शुरुआती जगह क्या हो रहे हैं उससे अनजान है, सरकारी नीति तो बहुत दूर की बात है, उसे वो भी पता नहीं होगा कि हमारा सरकार है कौन, आशा किससे करना है। कुछ अन्य प्रश्न हो और अगर आपको संतुष्टि मिले तो अन्य प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। राजू जी बोल रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, आप सभी के प्रश्न हो जाए तो हम नहीं पूछेगा तब पूछेंगे। यानी आपके प्रश्न सभी जब पूछ ले तब मैं उठता हूँ। हाँ बिल्कुल, स्वागत है। स्त्री मुद्दों पर जब भी बात होती है और उसके राजनीतिक योगदान पर जो बात होती है, तो कई बार ये कहा जाता है कि जो भी स्त्रियां संसद में है या आने वाले समय में रहेंगी तो वो आरक्षण के तहत आएंगी, वह स्त्री मुद्दों पर चुनाव लड़ करके वहाँ तक नहीं पहुँचते। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसी महिला होंगी या कोई नेत्री होंगी जो स्त्री मुद्दों पर लड़ करके आई हैं। तो हम जब मणिपुर के घटनाओं पर शिकायत करते हैं कि कोई जो महिला राजनीति व्यक्तित्व कोई ऐसी नहीं है जो उस पर बोलती है, बेबाक तरीके से विरोध करती हैं, तो इसका मूल कारण तो यही है कि कोई राजनीतिक उन मुद्दों को लेकर के तो लड़कर नहीं, हम किताबों तक विमर्शों तक सीमित है उन मुद्दों को लेकर के, लेकिन राजनीति में वो सारी चीज़ें केवल राजनीतिक जो लाभ है उसके लिए बीच बीच में आ जाते हैं, वो हमारा कभी ऑप्शन नहीं रहता है। उसी तरह से आप देखिएगा दलितों के वोट पे दलित राजनीतिक स्तर पर उठ जाते हैं, लेकिन वो कितने दलित रह जाते हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? दूसरा हिस्सा थोड़ा छोटा है, उसको पहले बोलो। दलितों के मुद्दे पर पृष्ठभूमि बता दी। हाँ, दूसरा हिस्सा चूंकि मुझे छोटा लगा इसलिए मैं थोड़ा पहले बोलता। दलितों के मुद्दे पर जो नेता बन जाते हैं उस पर तो आपके लिए ये नया उपन्यास जो आया है शिवमूर्ति जी का वही कारगर है, उस पर चर्चा भी होनी है। मायावती ने और उनका जो कठोर जो ये उस पर वर्णन भी है। हाथी गणेश शंख फूकेगा हाथी दौड़ेगा, गणेश शंख बजाएगा या फूकेगा हाथी दौड़ेगा। और राजनीतिक जो लाभ कहेंगे इसको वो सद गया, और उसके बाद फिर से ना तो गणेश शंख फूक पाया ना उसके शंख फूकने पर हाथी दौड़ पाया। 6 महीने बाद की ये घटना है, हाथी अलग हो गया और गणेश अपना। तो बेवकूफी बनाने का काम राजनेताओं का है, फिर से वही बात कठोर रूप में ही कहना पड़ा। ये केवल एक राजनीति एक राजनेता का बात नहीं है। जहां आप ऊपर उठ गए तो मलाईदार वाले श्रेणी में आ ही गए, जिसको कि आप लोग मुख्य धारा नाम का कोई एक टर्म्स दे रहे हैं। तो मिला के तो यही है ना, मलाई वाला श्रेणी, क्रीमी लेयर। तो उसको मैंने हिंदी में थोड़ा करने का प्रयत्न किया, तो सुनने में देखिए थोड़ा सा कठोर होने लगा। तो क्रीम लेयर को मलाईदार श्रेणी में जो चढ़ जाते हैं वो तो मलाई के आदी हो जाते हैं। अब रहा वोट पर सवाल, ये जंग है। वोट के लिए हथकंडे चाहिए, वोट के लिए समीकरण चाहिए। तो वोट के लिए मुद्दे भी वही हो जाते हैं जो उन समीकरणों के अनुसार ही बैठाया जाए। उसके बाद तो फिर समीकरण पर कौन जान रहा है, बोल रहा है, देख रहा है। ये केवल एक राजनीतिक सत्ता का नहीं है। अगर आप मान रहे हैं इसको दूसरा जो संदर्भ में मैं जोड़ लूं स्त्री का भी, तो भी देखिए स्त्री में हक की बातें करने वाले मुझे तो बड़े मतलब इसमें ये लग रहे हैं नेता बन रहे हैं। कौन कौन? इसकी बीबियां नेता बन रहे हैं। नेताओं की बीबियां ही हमको देख रहे हैं ज्यादा, जो खुद नहीं लड़ पा रहे अपने सीट पे, अपनी बीबी को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में लालू यादव को परेशानी हो गई, कुछ ज्यादा खास नीति आई, उसके बाद क्या बदला? केवल प्रेमचंद के भाषा में कहेंगे जॉन के जगह अगर गोविंद आ जाए तो उससे क्या हो? हमें नीतियों पर हमला करनी है। अगर आपने आरक्षण की, महिला आरक्षण की भी बात की है, फिर सोचिए कभी भी कैबिनेट में आरक्षण की बात जरा उठा के देखिए कितने लोग साथ देंगे। फिर से वही जंग है, चाहे आप स्वयं आरक्षण वाली सीट पर भी जंग करें, लेकिन लुभाना रिझाना तो उन वोटरों को ही है जो वहां होंगे। तो वहां के हिसाब से समीकरण अलग है।
कुछ मैं अगर और जो मुद्दे आ रहे हैं दलित को लेकर के, जो समस्याएं आ रही हैं, अगर उसका सारी समस्याओं का राजनीतिकरण कर करके केवल उसे लाभ लिया जाए तो हम कितना दलितों का उत्थान कर पाएंगे? लाभ लेने वाले लोग भी मुद्दे मतलब कुछ लोग ही हैं। लाभ जिनको मिलना चाहिए उनको तो मैंने कहा वो अभी भी हाशिए में ही है, उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या क्या नीतियां हैं। तो लाभ उनको तो मिलने से रहे जब तक कि वहां हम नहीं पहुंचे। हम वहां से रहकर केवल चिल्ला दे कि लाभ और कुछ नीतियां हैं, उससे नहीं होने वाला। हमें उस हाशिए तक पहुंचना पड़ेगा, जाना होगा। तो कितने लोग जा पाएंगे, वहीं से ही फिर जो है स्थिति सुधरेगी। अगर आप जो बोल रहे हैं कि लाभ की नीति, मैं फिर कह रहा हूं, हर तबका, हर वर्ग, हर जगह जब उसको आप राजनीतिकरण में ले आते हैं तो लाभ की नीति हर जगह मौजूद, दलित में भी मौजूद। इसीलिए तो दलितों में भी बड़ा एकदम चढ़ के बातचीत चलता है, कौन असली दलित। कोई बोले हाँ, मेरे ही साथ एक बार हुआ, एक सज्जन ने मुझसे पूछा बंगाल से, बोले काहे का दलित था, बोले क्यों, बोले मैं असली दलित। फिर मैंने पूछा वैसे क्यों, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का। तो वो कैसे, तो बाबा साहब हमारा ठीक है ना। तो दलितों में भी असली नकली चलने लगा है, क्यों, क्योंकि अपने आप को वहां भी देखिए वही हुआ कि श्रेष्ठ मनवाने या मानने का तर्क जो है कर रहे। राजू जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि स्त्रीवाद, दलितवाद, ब्राह्मणवाद, ये तमाम प्रकार के वाद चल रहे हैं। तो आपका जैसे सब्जेक्ट था ये साहित्य और दलित, आपको क्या लगता है कि दलित की व्यथा और दशा को व्यक्त करने के लिए दलित लेखक ज़्यादा उपयोगी है या उसके इतर, या स्त्री की जैसे दशा होती है उसके लिए स्त्री ही बेहतर लिख सकती है? आपकी ये क्या राय है कि दलित की दशा और व्यथा को व्यक्त करने के लिए कोई दलित बहुत आगे आएगा तभी इसकी साहित्य में इसके लिए कुछ हो पाएगा, या और लोग भी कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न के कारण, क्योंकि समय के अभाव में एक पार्ट जो मैं अछूता छोड़ गया था, आपने इस प्रश्न के माध्यम से उसी को ही पकड़ लिया कि दलित के लिए दलित ही या दलित के लिए दलितेतर। फिर से वही बात है, इसके लिए भी प्रेमचंद को याद करूंगा, क्योंकि साहित्य से ही उदाहरण लाऊंगा। और मैंने फिर ये दिया कि प्रेमचंद के 400 कहानियों में से चुनने शुरू कीजिए कि अच्छी अच्छी कहानियों के मुझे संग्रह चाहिए, और वो भी ज्यादा नहीं, 2-3 कहानियों के संग्रह को चुनना शुरू कीजिए। क्या आपके संग्रह में कफन नहीं आएगा, दूध का दाम, ठाकुर का कुआं, सवा शेर गेहूं, इकलौता मैं इसको थोड़ा सा एक अलग ये में, क्योंकि है तो वो भी मैंने ऊपर जितना भी अभी कहानियों का जिक्र किया है, सबके पात्र जो है दलित ही थे। सब इन कहानियों के जो व्यथा है, इन कहानियों में जो प्लॉट बुना गया है, उसके पीछे दलित व्यथा और दलितों के वस्तु स्थिति की ही वर्णन है। तो वर्णन के लिए और साहित्य में उसको समझने के लिए सहृदय यानी हार्ट चाहिए, वो हृदय चाहिए कि उस पीड़ा को समझे। अगर दलित की देवी बाद में दौलत की देवी बन जाए तो पीड़ा से वो अपने आप को मुक्त कर चुकी होगी, तो पीड़ा का ज्ञान और बोध थोड़ा सा उसमें कम होगा। इसी दृष्टि से ही आपके सवाल का भी जवाब लाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी लेख जिसकी व्यथा यानी स्त्रियों, केवल स्त्री को मैं थोड़ा सा अलग रखूंगा क्योंकि वह देह मैटर है, क्योंकि हमारे पास वो देह का संज्ञान या ये नहीं रहेगा जिस पर हम लोग बात कर पाए। तो स्त्रियों के अतिरिक्त आपने जितने वाद कहे उसके लिए केवल वो हार्ट, वो हृदय चाहिए। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद। राजू जी, अगर फिर भी प्रश्न रह जाए मैं